अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन के असूल, यानी आज की वीडियो में आपको पंक्चुएशन के इस्तेमालात, इनके रूल एंड रेगुलेशन बताने वाला हूँ। आप किसी भी जमात के तालिब इल्म हैं, ये वीडियो जो है ना, तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे यूट्यूब पर हैं, आप तमाम और कोई किसी भी क्लास का स्टूडेंट है ना, आज की वीडियो को आप 10 मिनट देकर ना देख लें। अगर पंक्चुएशन के हवाले से ज़िंदगी सारी आपको ये कोई चीज़ भूल जाए ना, तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा आकर, ठीक है। मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ। शर्त यह है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी इंग्लिश में डेफिनेशनों की तरह नहीं समझाऊंगा। आपको मैं आपकी मादरी लैंग्वेज में समझाऊंगा, मादरी ज़ुबान में समझाऊंगा। मुझे 100% उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लगेगी। इस तरीके से आपको कभी भी किसी ने समझाया नहीं होगा। ख़ास कर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ये उनके पेपर में आता है। इसका मतलब जस्ट ये नहीं है कि फ़र्स्ट ईयर वाले ही देखेंगे, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी फ़र्स्ट ईयर में आना है। हो सकता है कि स्कीम चेंज कर दे पिछली जमातों में, जैसे 9th 10th में भी अब आने लग जाए। तो ये जो चीज़ है ना, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, इंग्लिश के रिलेटेड बहुत अहम है। ये मैटर नहीं करता कि जस्ट आपने याद करना है, पेपर देना है, जान छुड़वानी है। ये ज़िंदगी सारी आपको काम आएगी। किसी भी सब्जेक्ट में आप जब ये सीख लेंगे ना, तो आपको ये बड़ी आसानी मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये मुकम्मल इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, कहाँ पर ये चीज़ें, फुल स्टॉप कहाँ पे आता है, कोमा कहाँ के पे आता है, ये तमाम चीज़ें आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ लगे। तो शर्त यह है, फिर मैं दोबारा ये बात रिपीट करना चाहूँगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाने वाला हूँ। चलें शुरू करते हैं। पंक्चुएशन के हवाले से हमारे पास जो पहले नंबर पर चीज़ आती है वो आता है फुल स्टॉप। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि फुल स्टॉप कहाँ पर आना है। मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। जब कोई जुमला या बात मुकम्मल हो जाए तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब आप एग्ज़ाम्पलें देखें, एग्ज़ाम्पलों से, मिसालों से आपको बेहतरीन अंदाज से समझ लगेगी। देखिए, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर टेंस में देखें तो ये टेंस भी है। अगर हम इस चीज़ को पूरे को देखें, हमें एक सेंस दे रहा है, हमें इसकी समझ आ रही है। अब ये कह रहा है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझे इसका कंप्लीट समझ आ रही है। यानी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वो बात जिसकी मुकम्मल तौर पर हमें समझ लग जाए, सेंटेंस जुमला कहलाती है। तो अब दो चीज़ें यहाँ पर ख्याल करें। किसी बात या जुमले की जब आपको समझ लग जाएगी ना, तब फुल स्टॉप आप लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल ये है, जब कोई बात समझ आ जाए या सेंटेंस की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए तो फुल स्टॉप। दूसरे नंबर पर किसी चीज़ का मुखफ़फ़ जानने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अब मुखफ़फ़ क्या चीज़ है, स्टैंड फॉर। अब लोग शॉर्टकट चीज़ें लिखते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करें, आप कर रहे हैं FA कर रहे हैं, या FSC कर रहे हैं, ICS कर रहे हैं, उसका स्टैंड फॉर क्या है। आप देखें, यहाँ पर मैंने आपको अपनी जमात का समझाने के लिए लिखा है। देखिए, FSC इसका एक मुखफ़फ़ है, ये इस तरह नहीं लिखा हुआ। F का मतलब क्या है, फैकल्टी, फुल स्टॉप। SC, ये हम जब साइंस के स्पेलिंग लिखते हैं ना, देखिए SCIENCE, तो ये पहले दो वर्ड उठाए जाते हैं साइंस को शॉर्टकट लिखने के लिए। अब ये दूसरा फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपने किसी चीज़ का मुखफ़फ़ जानना हो, स्टैंड फॉर मालूम करना हो। देखें, F बड़ा लिखा है, फुल स्टॉप लगाया है। SC साइंस का मुखफ़फ़ है, फुल स्टॉप लगा दिया है। तो दूसरा इस्तेमाल क्या हो गया फुल स्टॉप का यहाँ। अब देखिए, मिस्टर, हमने शॉर्टकट लिखा है, M बड़ा लिखा है, R छोटा लिखा है, फुल स्टॉप। इसका मतलब बन जाता है इंग्लिश में मिस्टर। अच्छा, अगर आपने मिसेस लिखना है, यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है MRS, तो फुल स्टॉप लगा देंगे, मिसेस कहलाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ZA भुट्टो, यानी Z में जुल्फ़िकार, A में अली, ते B भुट्टो पे पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मुखफ़फ़ है, जिस चीज़ का आपने मुखफ़फ़ मालूम करना है उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। जैसे आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको मज़ीद क्लैरिटी देता हूँ। देखें, मेरा नाम है ना मोहम्मद तैयब, तो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखता हूँ, आप भी ऐसे लिखते होंगे अक्सर। मैं कहूँगा M लगाकर फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, ये मोहम्मद मैं कंसिडर करता हूँ। अब T मैं बड़ा लगा देता हूँ, फिर लगा देता हूँ फुल स्टॉप, ये हो गया मोहम्मद तैयब।
तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो एक इस्तेमाल जो फुल स्टॉप का होता है यहाँ पर होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ लग रही होगी। आगे देखें, PAF पाकिस्तान, A मेन एयर, F मेन फोर्स। अब इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको फुल स्टॉप के हवाले से समझा रहा हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, MA जिन्ना। अब इसका मतलब क्या बनता है जी, मोहम्मद, M मेन मोहम्मद, फुल स्टॉप, A मेन अली, J जिन्ना पहले वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसको शॉर्टकट जब आप करेंगे ना तो पहला वर्ड जिस नाम का या जिस बंदे का कुछ भी होगा पहला बड़ा लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये जी जनाब थे फुल स्टॉप के मुताबिक रूल एंड रेगुलेशन। आई होप आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं कोमे की जानिब। ये कोमा अक्सर ना मुझे भी कंफ्यूज करता था जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था ना, तो अक्सर ये वैसे कंफ्यूज करता है। इसको समझिए, देखिए क्या कहता है। दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउन को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पर अब फंस गए होंगे, सर जी ये नाउन और प्रोनाउन क्या है, तो टेंशन न करें, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा देखें एग्जांपल, आप देखें इससे आपको ज़्यादा समझ लगे। अली, अहमद, ये एक नाउन है, ये दूसरा नाउन है। एंड हसन वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर तीन हमारे पास आ गए हैं नाउन। ठीक है, यानी कोमे का इस्तेमाल पहला क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को अलग अलग करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। अली एक नाउन है, कोमा लगा दिया। अहमद दूसरा नाउन है, फिर हमने उसके बाद एंड लगा दिया। जब तीन प्रोनाउन होंगे ना, एक के साथ कोमा लगेगा, दूसरे के बाद एंड लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका और क्या इस्तेमाल आते हैं। पहला इस्तेमाल तो ये हो गया ना, आप ये याद रख लें, नाउन या प्रोनाउन को अलग-अलग करने के लिए कोमे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे जिसके साथ कोमा लाजमी तौर पर लगता है। इन फैक्ट, इन शॉर्ट, इन रियलिटी, जैसे ये वर्ड होते हैं ना, इनके साथ कोमा लगता है। इन फैक्ट हकीकत में या दर हकीकत। ही इज़ आ गुड मैन, दर हकीकत वो एक अच्छा बंदा है, अच्छा आदमी है। यहाँ पर देखें कोमे का इस्तेमाल। अच्छा, दूसरा कोमे का इस्तेमाल क्या हो गया, ओ अल्लाह, वक्फे के लिए भी लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को मुखातिब करने के लिए वक्फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओ अल्लाह, ए अल्लाह। मैं अब इसका इसी तरह तर्जुमा करता हूँ। शो आस, हमें दिखा, द राइट पाथ, दुरुस्त रास्ता हमें दिखा। ओ अल्लाह, या अल्लाह, हमें दुरुस्त रास्ता दिखा। ठीक है, अब और क्या इसका इस्तेमाल है, जब डेट में ऑन जून फ़र्ज़ करें 21 आ जाता है, ऑन जून इसके बाद कोमा आ जाएगा, उसके बाद साल 2026। तो ये थे जी कोमे के इस्तेमाल। इन जगह पर कोमा इस्तेमाल करना है आपने। अब आगे चलते हैं पर जो हमारे पास आता है तीसरे नंबर पर, मैंने यहाँ पर वही लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके रिलेटेड पेपर में पूछा जाता है, जो बेहतरीन अंदाज से आपको आने चाहिए, लाजमी है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क आपको ना जैसे वर्डिंग से समझ लें। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है जी, सवाल। मार्क का मतलब क्या है, सवाल या निशान। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क को सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी इंग्लिश में ये वाली अलामत होती है, उर्दू में इसकी ये अलामत होती है। ठीक है, इसके दोनों ये साइन हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपलों से हम समझते हैं, एग्जांपलों से ज़्यादा समझ लगेगी। वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो। ये उसने सवाल पूछा है ना, जब भी हम सवाल पूछेंगे तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। अच्छा, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, व्हाट इज़ यूर नेम, अक्सर आप पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है। आप किसी से जब सवाल पूछेंगे तब आपको क्वेश्चन मार्क एंड में लाजमी लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी और देना चाहूँगा। देखिए, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे डब्ल्यू वाली फैमिली होती है, व्हाट, विच, व्हेन, वाई, हु, ये शुरू में आ जाए ना तो ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला सवालिया बना देते हैं किसी भी सेंटेंस को या टेंस को। ठीक है, तो इनके एंड में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप थोड़ी सी और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ लगे। देखिए, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। अच्छा, अब देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि डब्ल्यू वाली फैमिली आए तो अभी क्वेश्चन मार्क बनेगा, नहीं। टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो वो भी बन जाता है क्वेश्चन मार्क, यानी सवाल या जुमला बन जाता है। ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है। अब देखें, हु वाज खीपेल, खीपेल कौन था आपके सबक में, तो ये क्वेश्चन पूछा है ना मैंने, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क की अलामत। आई होप इसकी समझ लग चुकी होगी। आगे चलते हैं। आप देखिए चौथे नंबर पर क्या है हमारे पास। अब ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम कहते हैं नदाइया। इसके 3 से 4 इस्तेमाल हैं। देखिए, पहले नंबर पर खुशी, दूसरे नंबर पर गम, तीसरे नंबर पर हैरानगी, या किसी को मुखातब करने के लिए हम
नदाइया यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कौन से सेंटेंस हैं, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, ये देखिए। ये जो वर्ड है ना, ओ नो नदाइया की अलामत, अल्लाह ये हुर्रा, उसके बाद नदाइया की अलामत एक्सक्लेमेशन मार्क ओ, इसके बाद ये वाले हो गए। यानी ये जो जितने भी हैं ना ये वाले, ये ऐसे समझ लें जहाँ पर आपको खुशी, गम, हैरानगी, अच्छा उसके बाद किसी को मुखातिब करना या फिर किसी को हुक्म देना, रिक्वेस्ट करना या उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे हम एक्सक्लेमेशन यानी नदाइया कहते हैं। मैं थोड़े से जुमले बताता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। देखिए, डू इट, ये हुक्म दे रहा है, करो इसे, नदाइया आ गया। कम इन, आओ, ये भी एक किस्म का देखा जाए रिक्वेस्ट में भी आ जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं हुक्म में ज़्यादा आ रहा है। देखिए नदाइया की अलामत। अच्छा, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपलों से दिखाता हूँ। देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ये अब दुआ दे रहा है। देखिए मैंने आपको कहा ना, दुआ, बद दुआ, उसके बाद गम, खुशी, हैरानगी, मुखातिब करने के लिए इसको इस्तेमाल है। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम हज़ारों साल जियो, मतलब ये दुआ के लिए आ गया। एंड में इसका देखिए नदाइया की अलामत, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल है। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ लगी होगी। यानी मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर यहाँ पर इंसान भूल जाता है। देखिए, खुशी, गम, किसी को मुखातिब करना, हुक्म देना, दरख्वास्त करना, किसी को दुआ, बद दुआ देने के लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर आपने ये वाले वर्ड याद रख लेने, इनके साथ एक्सक्लेमेशन लाजमी लगता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोलन। कोलन कहाँ पे लगते हैं, इसकी अलामत क्या है? इसकी ये दो होते हैं, फुल स्टॉप की तरह ये दो होते हैं। कोलन को किसी चीज़ या जुमले की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप एग्जाम्पलों पर फोकस रखिए, देखिए आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ लगेगी। माई फेवरेट फ्रूट्स, यानी मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं, और क्या हैं यहाँ पर देखें, ये फ्रूट्स की वजाहत कर रहे हैं। देखिए वो कह रहा है कि मेरे फ्रूट्स, पसंदीदा फ्रूट्स क्या हैं, ये हैं। देखिए, मैंगोज़, एप्पल्स एंड बनाना। अब देखिए यहाँ पर ये किस चीज़ की एक्सप्लेन कर रहा है, ये कॉलन इसलिए आए हैं। दूसरे कॉलन कहाँ पे लगाते हैं? देखिए, ही हैज़ वन गोल, उसका एक मकसद है या वो एक मकसद रखता है। क्या रखता है? सक्सेस, कामयाबी। यहाँ पर देखें ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा आगे देखें, मज़ीद आपको समझ लगेगी। देखिए, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब ये इनको देखिए, इनकी वजाहत भी कर रहा है, इनको मुखातिब भी कर रहा है। ये कॉलन आ गए। अब उनको क्या कहेगा? प्लीज़ अटेंशन, बराए मेहरबानी तवज्जो दें। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, आपको समझ लग जाएगी। कैद आज़म, अब ये रुक गया। अब ये जो कॉलन होते हैं ना, ये किसी चीज़ को ज़्यादातर एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कैद आज़म साहब को एक्सप्लेन करेंगे। कैद आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पर कॉलन लग गए, अब उसके आगे इसकी एक्सप्लेन कर दिया इस बंदे को। ठीक है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बानी हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉलन की भी समझ लग गया। अब छठे नंबर पर चलते हैं, इन्वर्टेड कोमाज। इनका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल है, समझना है आपने। ये कहाँ दो इस्तेमाल हैं। देखिए, किसी कौल, हदीस, कुरान का तर्जमा या किसी का फरमान को बयान करने के लिए हम इन्वर्टेड कोमाज लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका कॉमन इस्तेमाल कहाँ है? इन्वर्टेड कोमाज को इस्तेमाल करते हैं। ये ख़ास कर डायरेक्ट स्पीच, यानी आपने 10th क्लास में अक्सर पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी। देखिए एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ही सेड, कोमा लग गया, रुक गए। ठीक है, ये कोमा का मैंने आपको समझा दिया, वक्फे के लिए इस्तेमाल होता है, रुकने के लिए इस्तेमाल होता है। ही सेड, उसने कहा। आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ, माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन। अब देखें ना, ये किसी के हमने उसकी बात को हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कर दिया। ये डायरेक्ट स्पीच में देखें, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किए हैं उसने, यहाँ पर रुक गया। तो ये तो दो इस्तेमाल थे। अब मैं आपको हदीस या कुरान पाक के तर्जमे की जानिब समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये एक हदीस है, यानी मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं। पहला नंबर पर डायरेक्ट स्पीच में आता है, दूसरा किसी का कौल, फेल या फिर कुरान पाक का तर्जमा या हदीस मुबारक को बयान करता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब देखिए यहाँ पर आप सल्लम का फरमान है ना, तो हमने इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज करें क्योंकि आप सल्लम की हदीस भी है, आप सल्लम का यह फरमान भी है। तो आई होप आपको इसकी अच्छी तरह आप समझ लग चुकी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
आगे चलते हैं, 7वें नंबर पर हमारे पास आता है हाइफिन। ये इसका क्या इस्तेमाल है, बड़ा बेहतरीन है ये भी, देखें बड़े अच्छे अंदाज समझ लगेगी। दो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हाइफन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पलों से आपको बड़े बेहतरीन अंदाज से समझ लगेगी। देखिए अच्छा ये 46, ये देखें ये हाइफन की अलामत है। अच्छा यहाँ पर देखें फिर वंडरफुल, ये दो अल्फाज हाइफन की मदद से इकट्ठे हो गए हैं। वैसे इसको हम ऐसे लिख लें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं बनता। ये देखें ना वंडरफुल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने हाइफन के टॉपिक को समझाने के लिए ये आपको क्या है, ये दो अल्फाजों को जोड़ता है। आगे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है ना ब्यूटीफुल, ये देखें इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने समझाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल आपको। एक्स प्रेसिडेंट, जैसे एक्स बॉयफ्रेंड भी कहते हैं, वो वर्ड भी आपने खासा सुना होगा। ये देखें उसके बाद ब्रादर हाइफन इन ला, ये देखें यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ये हाइफन का इस्तेमाल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा पार्ट टाइम जॉब, ये देखें इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाइफन का ये इस्तेमाल है यहाँ इस जगहों पर हाइफन। यानी हाइफन का मतलब जो क्या है, दो अल्फाज को जोड़ता है, दो अल्फाज को मिलाता है। अब दो अल्फाज हाइफन की मदद से भी लिख सकते हैं। अब जो पंक्चुएशन का आपका पैराग्राफ आता है ना, तो वहाँ पर आपको इसको इस्तेमाल करना होता है, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ लग चुकी होगी अब आपकी इसकी। आगे चलते हैं जी, 8वें नंबर पर हमारे पास क्या है। अच्छा ये है अपोस्ट्रोफ, इससे मैं तो इसे एप्स्ट्रोफ ही बोलता हूँ शुरू से। इसका मतलब क्या है, मेरी जो अपनी थिंकिंग में इसका मतलब आता है किसी शख्स या चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे अपोस्ट्रोफ कहते हैं। यानी ये मलकियत को इस्तेमाल करता है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपलों समझाऊंगा, बेहतरीन अंदाज से समझ लग जाएगी। देखिए माई फादर्स नेम, अक्सर आप कहते हैं कि मेरे अब्बू का नाम है। ये जो फादर्स के ऊपर इसकी अलामत क्या होती है, हमने इसको ऐसे लिखना होता है। देखिए ये ऊपर वाला कोमा समझ लें सिंपल वर्डिंग में, ये एस, इसका मतलब होता है अपस्ट्रोफ, ये किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर कर। इसका वाला उर्दू में मतलब क्या बनता है, का, की या फिर के, ये तीनों उर्दू में वर्ड बनते हैं इसके। इसका मतलब ये होता है ये किसी चीज़ की या किसी शख्स की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें माई फादर्स नेम, यानी मेरे अब्बू का नाम, इसका मतलब अब क्या बन गया, मलकियत भी हो गई। फ़र्ज करें मलकियत के तौर पर ना भी आए तो यहाँ पर ये का वर्ड, यानी मेरे अब्बू का नाम, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर अहमद्स हाउस, यानी इसका मतलब क्या बना, अहमद का घर। ये जो एप्स्ट्रोफ आई है ना यहाँ पर, ये उसकी मलकियत को शो करती है, यानी अहमद का घर, यानी अहमद उस घर का मालिक है, उसकी मलकियत को शो किया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं जी, आगे देखिए आबिद्स बुक, यानी आबिद की किताबें। अब यहाँ पर आबिद की मलकियत को जाहिर किया गया है। आगे देखें, अब यहाँ पर ये तो मलकियत के लिए इस्तेमाल हो गए। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में शॉर्टकट किया जाता है इसी की मदद से। देखिए ये आप लिखा हुआ है इट्स, आप पढ़ते हैं, अगर इसको हम पूरा पढ़ें तो बनता है इट इज़। अब ये देखें कैनॉट, हम इसको अगर पूरा पढ़ते हैं तो कैनॉट पढ़ते हैं, ये वर्ड जैसे है, अब इसको हम पूरा अगर लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा कैनॉट, ठीक है। इसको शॉर्टकट करने के लिए भी इसी वर्ड का अपस्ट्रोफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें डोंट हम पढ़ते हैं ऐसे, इसे हम वैसे अगर पढ़ें तो ये डू नॉट भी होता है, डज नॉट भी होता है, सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। अब देखें डिड नॉट, अब ये शॉर्टकट में लिखा होता है। एप्स्ट्रोफ का एक इस्तेमाल ये भी है। अब ये देखें वुड नॉट, आई शैल, ये ऐसे इस तरह इसको एप्स्ट्रोफ की मदद से वर्ड को शॉर्टकट भी किया जाता है। आई होप आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। आगे चलते हैं, मेरे पास जो 9वां टॉपिक है वो है सेमीकोलन। अब इसको मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ, ये किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेन के लिए आता है, वजाहत के लिए, किसी चीज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ सेमीकोलन कहलाती है। इसे लंबा वक्फा भी कहते हैं सिंपल वर्डिंग में। देखिए आप कैसे, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपलों से समझाता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने सख्त मेहनत ना किया। यहाँ पर देखें ये आ गया, ये सेमीकोलन आ गए। सो ही फेल्ड, उसने सख्त मेहनत ना की। अब इसकी वजाहत आ गई है आगे, इसलिए वो नाकाम हो गया, फेल हो गया। अच्छा दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है डियर स्टूडेंट, पेयर ऑफ वर्ड को अलहदा करने के लिए भी ये सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, किसी चीज़ की अच्छी तरह वजाहत करने के लिए सेमीकोलन को इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ये देखें कोलन, एक होता है सेमीकोलन। इसमें फ़र्क क्या होता है,
ये ऊपर फुल स्टॉप नीचे कोमा, इसको थोड़ी सी एक चीज़ की वजाहत के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसको मज़ीद उस चीज़ की गहराई तक वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो देखिए पैरेंथेसिस। ये एक किस्म की ब्रैकेट होती है, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए किसी इबारत में वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ को। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। जो वर्ड है ना पैरेंथेसिस, इसको यानी आप सिंपल वर्डिंग में ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में जाएं, ये दो ब्रैकेटें होती हैं, एक ये वाली। ये एक किसी भी चीज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अल्लामा इकबाल वाज अ फेमस पोएट, अल्लामा इकबाल मशहूर शायर थे। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या क्यों लिखा गया है, ताकि इस बंदे की एक्सप्लेन हो जाए, इस बंदे की वजाहत हो जाए। तो ये इस वजह से ये ब्रैकेटों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ों की अच्छे तरह से समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लग रही कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये पंक्चुएशन का सिस्टम आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह ज़रूर करम करेगा। आप आज के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पंक्चुएशन वाला पोर्शन आपको कभी नहीं भूलेगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।